टीवी पर पुलिस ऑफिसर रविंद्र भाटिया के मर्डर की न्यूज देखकर रौनक के रोंगटे खड़े हो रहे थे। रविंद्र की बॉडी पर ऐसे निशान थे जैसे किसी खूंखार जानवर ने उस पर बेरहमी से हमला किया हो। रौनक ऐसे जानवर को पहचानता था। कल रात उसके कमरे में वही जानवर मौजूद था। मैं पागल हो रहा हूँ या फिर कुछ और हो रहा है मेरे साथ? रौनक ने अपनी आंखें बंद की और वो सोचने की कोशिश करने लगा आखिर हो क्या रहा था। तभी अचानक उसे बहुत गुस्सा आने लगा। गुस्सा, भूख, ऐसे इमोशंस जो उसके खुद के थे ही नहीं। बंद आंखों के सामने वो भेड़िया रविंद्र पर अटैक करता हुआ रौनक को दिखा। रौनक ने झटके में आंखें खोली। ये मुझे क्या दिख रहा है? ये सपना नहीं था। मैं महसूस कर सकता हूँ उसका गुस्सा, उसकी सांसें, उसका खून। नहीं, ये नॉर्मल नहीं है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। कोई तो होगा जो मेरी हेल्प कर सकता है। रौनक इंटरनेट पर सर्च करने लगा। काल केतु, नैनीताल जंगल कर्सेस, उत्तराखंड ट्राइबल लेजेंड्स, पर हर सर्च उसे एक ही जगह ले जा रही थी, डेड एंड। शिट! कोई तो होगा जिसे काल केतु के बारे में पता हो। कम ऑन। इंटरनेट के रैबिट होल में सर्च करते करते रौनक को एक सोशल मीडिया प्रोफाइल हाथ लगी। प्रोफेसर अरुंधति दास, इंडियन हिस्टोरियन स्पेशलाइजिंग इन इंडियन ट्राइबल माइथोलॉजीज एंड ऑकल्ट प्रैक्टिसेस। इसके प्रोफाइल पर ये कई सालों से लॉस्ट ट्रेडिशंस, ट्राइबल कल्चर और ऑकल्ट रिचुअल्स के बारे में पैशनेटली बात कर रही है। शायद नैनीताल के जंगल में क्या है इसके बारे में ये जानती हो। रौनक ने बिना ज्यादा सोचे अरुंधति दास को पर्सनल मैसेज भेज दिया। हेलो मैम, मेरे पास ऐसी इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस है जो शायद आपको इंटरेस्ट कर सकता है। रिसेंटली मुझे नैनीताल के जंगल में एक भयानक एक्सपीरियंस हुआ। और फिर रौनक ने शॉर्ट में अपना एक्सपीरियंस लिखकर भेज दिया। इस तरह मेरा एक्सपीरियंस किसी स्ट्रेंजर को भेजना राइट डिसीजन था या नहीं? What if she spreads my message? मुझे लोग पागल समझने लगे तो? रौनक को एक नोटिफिकेशन मिला। प्रोफेसर अरुंधति दास ने उसके मैसेज का रिप्लाई किया था। यहाँ पर बात करना सेफ नहीं है। काइंडली मीट मी एट द सिटी पब्लिक लाइब्रेरी। रौनक पहली बार सिटी पब्लिक लाइब्रेरी में आया था। शहर के कोने में यह सबसे पुरानी लाइब्रेरी थी। यहाँ ज्यादा लोग आते जाते नहीं थे। इंटरनेट के जमाने में वैसे भी बुक्स पढ़ना ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होता जा रहा था। एंटर करते ही रौनक ने अरुंधति को एक कोने में बैठा देख लिया। थैंक यू प्रोफेसर, थैंक यू फॉर बिलीविंग मी एंड गिविंग टाइम। मैं बस ये सब समझना चाहता हूँ। प्रोफेसर अरुंधति 40s में थी। उन्होंने कॉटन साड़ी पहनी थी। चश्मा उनके बालों में अटका था। उनके बाल छोटे और कर्ली थे। आंखों में सालों की पढ़ाई, इंटेलिजेंस और मेहनत झलक रही थी। प्रोफेसर अरुंधति वाज अ नो नॉनसेंस पर्सन। तुम्हारी बातों पर मुझे कोई डाउट हो ही नहीं सकता रौनक, क्योंकि जो कुछ तुमने मुझे बताया वो सब सच है, ये मैं जानती हूँ। मैं खुद कई सालों से कालकेतु की पूजा करने वाली ट्राइब को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे ट्राइबल रिसर्च पेपर्स के लिए मुझे रेफरेंसेस चाहिए थे। एनीवेज, तुम और क्या जानते हो उनके बारे में? नैनीताल के जंगल में मुझे एक अजीब सी ट्राइबल धुन सुनाई देती थी और एक बहुत ही अजीब सा ज्योमेट्रिक सिंबल। ये देखो, कुछ ऐसा सिंबल था वो। रौनक ने पेपर पर वो सिंबल ड्रॉ किया। उसे देखते ही अरुंधति शॉक्ड हो गई और उसने एक झटके में उस पेपर को क्रम्बल करके फाड़ दिया। ये सिंबल, ये अब भी मौजूद है। इसे अब एक्सिस्ट नहीं करना चाहिए था। ये वन रक्षक तंत्र का प्रतीक है, एक ऐसा ऑर्डर जो सदियों पहले मिटा दिया गया था। तुम्हें ये नहीं देखना चाहिए था। लेकिन मैम प्लीज, मुझे हेल्प चाहिए। सिटी लाइब्रेरी का रेस्ट्रिक्टेड सेक्शन, वहाँ एक किताब है, काल विद्या और काल तंत्र। लेकिन याद रखना, एक बार शुरू किया तो पीछे नहीं हट सकते।
और इससे ज्यादा मैं तुम्हारी और कोई मदद नहीं कर सकती। मुझे दोबारा मिलने की कोशिश मत करना। और रोनिक कुछ बोलता इससे पहले ही प्रोफेसर अरुंधति वहां से जा चुकी थी। ऐसा क्या है उस सिंबल में जो प्रोफेसर इतनी डर गई? काल विद्या और काल तंत्र। अब उस किताब को पढ़ना ही होगा। मुझे इस मिस्ट्री को सॉल्व करना ही होगा, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। रोनिक को उसी लाइब्रेरी के रेस्ट्रिक्टेड सेक्शन में बहुत ढूंढने के बाद एक बहुत पुरानी धूल से भरी किताब मिली। उसके फ्रंट पेज को कवर कर दिया गया था, इसलिए रोनिक कौन सी किताब ले जा रहा था ये लाइब्रेरियन ठीक से देख नहीं पाई, और लाइब्रेरियन को खास इंटरेस्ट भी नहीं था। उस लाइब्रेरी में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। रोनिक बाइक पर बैठकर घर की ओर निकला। बाइक चलाते हुए भी उसे वही सिंबल्स दिख रहे थे। उस रात रोनिक अपने कमरे में था। उसके हाथों में वही किताब थी। रोनिक को किताब खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद की और उसे जैसे कोई इलेक्ट्रिक करंट फील हुआ। एक झटके में वो कहीं और टेलीपोर्ट हो चुका था। खून, तेरा खून चाहिए। कौन है तू? हेल्प हेल्प! रोनिक रविंद्र के सामने खड़ा था। उसके मुंह से लार टपक रही थी। वो किसी जानवर की तरह गुर्रा रहा था। सामने रविंद्र को डरा हुआ देखकर रोनिक को मजा आ रहा था। मुझे सबके सामने डरा धमका कर तुझे बहुत मजा आया था ना? तुझे अपनी पावर पर बहुत घमंड है ना? तो अब मेरा घमंड देख। नहीं नहीं, बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प! रोनिक रविंद्र पर झपटा और उसका गला ही नोच लिया। गला कट गया और वहां से खून बहने लगा। फिर रोनिक ने एक एक करके उसके चेस्ट, फिर उसका पेट अपने नुकीले नाखूनों से फाड़ दिया। रविंद्र के इंटेस्टाइन्स बाहर आ चुके थे। उसकी पूरी बॉडी पर नाखूनों के निशान थे। खून बह रहा था। रोनिक अपनी आंखों से रविंद्र को मरता हुआ देख रहा था। एक झटके में रोनिक ने आंखें खोली। वो अपने रूम में ही था। मतलब रविंद्र को मारने वाला वो भेड़िया मैं ही था? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। मुझे सारे जवाब चाहिए। अब बस एक ही रास्ता है। रोनिक ने वो किताब अपने सामने रखी, एक गहरी सांस ली और किताब खोली। एक बार पुस्तक पढ़ना आरंभ किया तो बीच में रुकना मना है। रोनिक ने कंपकपाते हाथों से पहला पेज टर्न किया। किताब जैसे ही खुली, कमरा बदलने लगा। दीवारें हिलने लगी। चेहरे गुम हो गए। वक्त और स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगा। ये क्या हो रहा है? वो एक दरवाजा था, लेकिन कोई ऑर्डिनरी दरवाजा नहीं। ये एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन का दरवाजा था। रोनिक सिर्फ इंसान नहीं रहा, अब वो एक योद्धा है। एक पुराना युद्ध आरंभ होने वाला है।